गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए, जो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि कुछ बायोमॉलिक्यूल्स के भी टॉपिक जो है शेयर किया जाए, तो आज हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे बायोमॉलिक्यूल्स का। जो बायोमॉलिक्यूल्स है, ये अगर देखा जाए जो सेकेंड ईयर के कोर्स है केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, हार्मोन्स है और एंजाइम। इतना चीजें जो है पढ़ना रहता है उस बायोमॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक में। जिसे 6 नंबर के क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से 6 नंबर के क्वेश्चन या इससे भी अधिक आ सकते हैं, निश्चित 6 नंबर तो निश्चित रूप से आएंगे। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीजों को जो है क्लियर करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर किया जाएगा। तो जो सबसे पहले टॉपिक है वो पढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो नाम रखा गया वो असल में इसका जो नाम रखा गया, इसमें जो फार्मूला बनता है उस फार्मूला के आधार पर रखा गया। और कुछ वैज्ञानिक मानते थे इसका नाम दिया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी इसको एक नाम दिया गया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और क्यों नाम दिया गया तो उसको जानेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है ये CnH2nOn, या इसको लिख सकते हैं CnH2O का होल n। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये कार्बन और ये हाइड्रेट मतलब जल, इसलिए इसका नाम रखा गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे भी जो यौगिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है और उनका भी मूलानुपाती सूत्र ही आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड का, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड है SHO, या फिर अगर हम बात कर ले जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड CH3 C+OH, या ऐसा लैक्टिक एसिड होता है C3H6O3। तो देख रहे हैं कि इसको भी अगर हम करें तो इसका भी मूलानुपाती सूत्र है वो यही आएगा, CnH2O का होल n आएगा। इसका भी मूलानुपाती सूत्र यही आएगा, CnH2O का होल n आएगा। और इसी प्रकार से जो है अगर लैक्टिक एसिड को भी करें तो CnH2O का होल n ही आएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी वो जो है इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अतः यहाँ पर ये जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है कि माना गया कि जितने भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन सभी कार्बोहाइड्रेट है, वो परिभाषा यहाँ पर थोड़ी सी गलत दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम डिऑक्सीराइबोज की बात करें तो डिऑक्सीराइबोज का जो फार्मूला होता है C5H10O4 होता है, यानी वो जो है इस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट की पुरानी जो विचारधारा थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, वो यहाँ पर गलत हो गई। यानी ये जो विचारधारा है ये क्या हो गई, ये गलत हो गई। तो नई फिर क्या सी परिभाषा निकल करके आई, तो उस नई परिभाषा को देखेंगे जो है उसको रखा गया, जो नाम दिया गया है इसको कहा गया एक्टिव ऑप्टिकल या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसकी जो नई परिभाषा निकल करके आई, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये परिभाषा का मतलब क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की अगर हम लोग बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट में यूजुअली जो कार्बन होते हैं वो कार्बन एक लंबी श्रृंखला में होता है और उसपे जो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं, और इसके साथ में अगर छोर पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ता है तो एल्डिहाइड, अगर बीच में कहीं आता है तो कीटोन ग्रुप। अभी उसको मोनोसैकेराइड में पढ़ा जाएगा।
तो ये यहाँ पर उसका नाम रखा गया ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल चलेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब होता है, मोनो मतलब एक, सिंगल, प्लस सैकेराइड जो है वो सैकेरॉन शब्द से बना है, सैकेरॉन, जिसका अर्थ होता है सुगर। यानी कि शुगर का केवल एक ही मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट होता है तो उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। यहां पर जो है 2 से जो है 10 मोनोमर्स यदि आपस में जुड़े होते हैं तो उसको ऑलिगोसैकेराइड्स, और यहां पर जो है 10 से लेकर के इनफाइनाइट बहुत सारे जो है अधिक लाखों भी हो सकते हैं मोनोमर्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। अगर हम शुगर के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। अगर हम इसको चाहे इस शुगर के अकॉर्डिंग में बांट करके उसके सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर बांटे तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 प्रकार की सॉल्युबल शुगर और एक नॉन सॉल्युबल शुगर। तो ये जो दोनों होते हैं ये दोनों सॉल्युबल शुगर है, यानी कि जो ध्रुवीय जो विलायक होते हैं जैसे जल उस पर जो घुलनशील होते हैं तो उसको सॉल्युबल शुगर कहते हैं, और ये जो है जल में घुलनशील नहीं होता है इसलिए इसको जो है नॉन सॉल्युबल शुगर भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर शुगर के अकॉर्डिंग बात करें उसको सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग तो 2 प्रकार के सॉल्युबल शुगर एंड नॉन सॉल्युबल शुगर होता है। तो अभी हम लोग डिटेल पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड को। मोनोसैकेराइड को डिटेल में पढ़ा जाता है और उसी से इसकी जो परिभाषा, इस परिभाषा को भी निकाल के रखा जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड देखिए, जो मोनोसैकेराइड होता है, इस मोनोसैकेराइड की बात किया जाए तो इसमें जो है सभी सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी शुगर का एक सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। वैसे क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो इसमें 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक की संख्या होती है, जिसके आधार पर इसको जो है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोजेज कहा जाता है। जैसे ट्रायोज का फार्मूला होता है C3H6O3, टेट्रोज का C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7, ये होते हैं मोनोसैकेराइड के। अभी हम बात कर रहे थे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के। इसमें होता क्या है, जो मोनोसैकेराइड होता है, इस मोनोसैकेराइड में कार्बन जो होते हैं वो एक दूसरे से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। वो कितने भी उससे मतलब नहीं है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, एक इसमें से जो कार्बन होता है वो यहां पर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बोनिल ग्रुप बना लेता है। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप शीर्ष भाग पर है तो ये यहां पर CHO बन रहा है और इसको कहेंगे एल्डिहाइड या एल्डोज। और अगर ये कार्बोनिल ग्रुप, जैसे फिर से देखिए, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप का ही किसी मध्यवर्ती जो है कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है तो उसको कहते हैं कीटोन। यानी ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन होता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप यहां पर बनता है। इसके अलावा भी जो है अगर देखें यहां पर जो है तो ये, अब इसके बाद इसको हम बैलेंस कर लेते हैं।
OH लिख दें H, इसको हम जो है आगे भी लिख सकते हो श्री, ये HOH ऐसे भी उसमें भी रहेगा। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड भी जो होते हैं इसमें ये हो गया कि यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोक्सिल, दो हाइड्रोक्सिल, तीन हाइड्रोक्सिल, इस तरह से इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी प्रकार इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से जानते हैं। तो ये समझ में आया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है। अब बात करते हैं इसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की अगर हम बात किया जाए तो इसकी मोनोसैकेराइड्स की पढ़नी पड़ेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मोनोसैकेराइड। देखिए जो मोनोसैकेराइड होता है, इस मोनोसैकेराइड्स के दो जो है आइसोमर्स होते हैं। मोनोसैकेराइड के दो आइसोमर होते हैं, एक होता है डी आइसोमर और एक होता है एल आइसोमर। डी आइसोमर को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल आइसोमर को कहते हैं लेवो रोटेटरी। अगर डी आइसोमर और एल आइसोमर है क्या, अगर एक सिंपल शब्द में समझे तो डी आइसोमर एल आइसोमर क्या होता है कि जब एक शुगर सोल्यूशन लेकर के उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट से गुजारा जाता है, जब शुगर सोल्यूशन को लिया जाए उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट से गुजारा जाता है, यदि वो राइट साइड की ओर खिसकता है तो वो डी आइसोमर है, यदि वो लेफ्ट साइड की ओर खिसकता है तो वो एल आइसोमर। तो ये तो एक कहने की बात होगी, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बना हो, मान लेते हैं स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना हो इस तरह से, ये यहां पर ये हो गया, कोई भी एक ऐसे बना लेते हैं। अब एक स्ट्रक्चर ये बना है, और एक स्ट्रक्चर ये बना है। तो इसमें से अगर ज्ञात करना कि डी आइसोमर क्या है और एल आइसोमर क्या है, अगर इस जो है अगर देखा जाए कि जो हाइड्रोक्सिल समूह का ध्यान रखना हमेशा, यदि हाइड्रोक्सिल समूह असममित कार्बन परमाणु के दाहिने साइड में उपस्थित हो, यदि हाइड्रोक्सिल समूह असममित कार्बन परमाणु के दाहिने साइड उपस्थित हो, जैसे यह असममित कार्बन परमाणु के ये दाहिने साइड में उपस्थित हो, तो वो कहलाएगा डी आइसोमर। सिंपल है। और यदि जो है हाइड्रोक्सिल समूह असममित कार्बन परमाणु के, इसे देखेंगे, असममित कार्बन परमाणु के बाएं साइड में उपस्थित हो तो उसको कहते हैं एल आइसोमर। तो समझ में आएगा कि डी आइसोमर क्या, एल आइसोमर। इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी और इसको जो है लेवोरोटेटरी के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान में आया कि अगर इसको दो तरीके से कह सकते हैं, यदि शुगर सोल्यूशन को किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में डाला जाए, यदि प्लेन पोलराइज्ड में जो लाइट होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यदि राइट साइड पे खिसकता है तो उसको डी आइसोमर, लेफ्ट साइड पे होता है तो एल आइसोमर। और अगर इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रक्चर बनाकर पूछा जाए, यदि जो है हाइड्रोक्सिल समूह असममित कार्बन परमाणु के राइट साइड में हो तो उसे डी आइसोमर कहेंगे, यदि लेफ्ट साइड में हो तो उसे जो है एल आइसोमर कहते हैं। तो ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ जो है मोनोसैकेराइड्स। ठीक, अब अगला इसमें टॉपिक आते हैं, देखते हैं इसका जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। देखिए जो मोनोसैकेराइड होता है इसके बहुत ही रहता है, इसमें कुछ जो है
मोनोसैकेराइड कुछ हल्के उपचायक मतलब ऑक्सीडाइजिंग। मोनोसैकेराइड क्या करता है, कुछ हल्के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जो है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है उसका जो है अपचयन करने का कार्य करता है। तो ये इसकी अपचयन की क्षमता जो है, इसकी अपचयन क्षमता यहाँ पर जो है ज्ञात होती है। मोनोसैकेराइड का प्रमुख गुण होता है कि वो कुछ हल्के उपचायक पदार्थों को जो अपचयित करने की क्षमता इसके अंदर होती है। ये करता क्या है, जैसे जो क्यूप्रिक होता है, इस क्यूप्रिक को या फिर जो फेरिक होता है, इस फेरिक को जो है या क्यूप्रस, क्रमशः क्यूप्रस तथा फेरस में अपचयित करने का इसका जो है गुण होता है। अब इसका उपयोग कहां पर होता है, तो इसका उपयोग जो रुधिर और यूरिन यानी मूत्र में जो है, रुधिर और मूत्र में जो है इसका जो है शुगर की मात्रा जांच करने में किया जाता है। कैसे करते हैं, रुधिर की मात्रा को ले लेते हैं, रुधिर या यूरिन को ले लेते थोड़ा सा, उसमें क्या करते हैं, एक बेनेडिक्ट या फेरिक सोल्यूशन, बेनेडिक्ट या फेरिक सोल्यूशन मिलाते। तो जो बेनेडिक्ट या फेरिक सोल्यूशन होता है, इसमें जो है पहले से क्षारीय माध्यम में कॉपर सल्फेट जो है प्रेजेंट होता है, क्षारीय माध्यम में ये जो है कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही इसको यूरिन में मिलाया जाता है, यूरिन में मिलाया गया, तो ये यूरिन में मिलते ही जो है ये क्या करता है कि जो वो कॉपर सल्फेट है, ये यहां से एक जो है क्यूप्रस ऑक्साइड का यहां पर जो है एक लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। वो लाल अवक्षेप की उपस्थिति से ही पता चलता है। अगर लाल अवक्षेप काफी गाढ़ा है तो इसका मतलब उसमें यूरिन में शुगर की मात्रा अधिक है। यदि वो लाल अवक्षेप थोड़ा कम गाढ़ा है यानी उसमें शुगर की मात्रा कम है। तो इस प्रकार से शुगर की जांच भी जो की जाती है, जो लेबोरेटरी उस आदि में जो है इसकी जांच होती है। बेनेडिक्ट या फेरिक सोल्यूशन लेकर के उसमें यूरिन की मात्रा मिला देते हैं, जो कि बेनेडिक्ट या फेरिक सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता है। जैसे उसमें मिलता है वहां पर वो जो कॉपर सल्फेट है उससे क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड एक लाल रंग का अवक्षेप रहता है। ये लाल अवक्षेप यदि अधिक लाल अवक्षेप है वहां पर, तो इसका मतलब वहां पर जो है शुगर की मात्रा अधिक होती है। तो ये इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होते हैं मोनोसैकेराइड के। अब इसके बाद जो मोनोसैकेराइड है, ये सब इसके मोनोसैकेराइड क्या है, एक सिंगल सैकरान शुगर मॉलिक्यूल होता है। दूसरा आते हैं ओलिगोसैकेराइड। देखिए जो ओलिगोसैकेराइड होता है, ये 2 से लेकर के 10 मोनोमर्स से मिलकर के बने होते हैं। 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर के ओलिगोसैकेराइड बनता है। अगर मान लेते हैं कि मोनोसैकेराइड की संख्या 2 है, 2 मोनोसैकेराइड्स है या 2 मोनोमर्स है, तो इसको कहेंगे डाइसैकेराइड, जिसका सामान्य रूप से फार्मूला होता है C12H22O11। अगर 3 मोनोसैकेराइड है, 3 मोनोमर है, तो इसको कहेंगे ट्राइसैकेराइड। ठीक है, जो ट्राइसैकेराइड होता है, इसके फार्मूला की बात करें तो इसकी जो फार्मूला होता है C18H32O16 होता है। जैसे रेफिनोज 4 मोनोमर्स होंगे, टेट्रासैकेराइड कहलाएंगे, जैसे स्टैचियोस। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे मोनोमर की संख्या बढ़ती है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेक्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड, इस तरह से जो है 10 मोनोसैकेराइड तक इसकी संख्या होती है। यानी 10 मोनोमर से लेकर के 10 मोनोमर तक जो है संख्या आपस में जुड़ती है, तो उससे जो है ओलिगोसैकेराइड बनता है। अब ये पोर्शन किससे जुड़ता है, तो जो मोनोमर होते हैं जैसे C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये यहां पर आपस में जुड़ता है, उसको नाम दिया गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोज मींस शुगर, एसिडिक मतलब बाइंडिंग। द बाइंडिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में होता क्या है, एक जो है मोनोसैकेराइड्स का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो दूसरे वाले के हाइड्रोजन से जुड़ता है और जुड़ करके जल का एक कण वहां पर मुक्त करता है और इस प्रकार C12H22O11 और प्लस यहाँ पर जल का एक कण मुक्त होता है। तो यहाँ पर जो बनता है डाइसैकेराइड है, अगर 3 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 जोड़ेंगे टेट्रासैकेराइड, इस तरह से यहाँ पर बनता रहता है। अब ये फिर क्वेश्चन आ गया कि वो बनना है क्या है, वो सुक्रोज है, माल्टोज है, गैलेक्टोज, वो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है क्या वो? तो इसको भी समझने के लिए बड़ा आसान सा है। सपोज करते हैं ये ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, इस दशा में यहां पर जो बनेगा वो माल्टोज होगा। अगर मान लेते ये ग्लूकोज है और ये यहां पर जो है फ्रक्टोज है, इसको फ्रक्टोज मान ले क्योंकि फार्मूला सेम होता है, तो ये यहां पर जो बन जाता है इसको कहते हैं सुक्रोज। और अगर ये ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज है तो ये यहां पर बनेगा लैक्टोज। तो इसके आधार पर इसको जो है डिवाइडेशन किया जाता है। जैसे अगर हम ट्राइसैकेराइड की बात करें जो है अगली टॉपिक है, तो ये आपके लिए आइसोमर्स भी हो गया क्योंकि 2 आइसोमर्स प्राप्त हो, डी आइसोमर और एल आइसोमर। अगर हम बात करें जो है ट्राइसैकेराइड की, जैसे डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड में C12H22O8 प्लस H2O और ये टूट गया यहां पर जो है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अगर मान लेते हैं ये यहां पर सुक्रोज है तो ये यहां पर ग्लूकोज होगा और ये फ्रक्टोज होगा। इसी प्रकार अगर हम ट्राइसैकेराइड्स को देखें, जैसे रेफिनोज C18 H32O16, अगर हम इसमें भी जल अपघटन की प्रक्रिया कराएं तो यहां पर जो बन करके आता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब कह रहे हैं कि एक साथ को नहीं लिखे, क्यों अलग अलग लिखे, क्योंकि ये अलग अलग ही है। ये हो गया रेफिनोज। इससे जो बनता है ये यहां पर बनेगा पहला ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज और ये ट्विस्ट। तो इस तरह से अगर देखें यहां पर हम जो है जो रेफिनोज होता है, जैसे तीनों ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों प्रकार के पदार्थों से मिल करके जो है इसका निर्माण रेफिनोज होता है। तो इस तरह से जो है ऑलिगोसैकेराइड बनता है। तो आज इतना। अगले टॉपिक में हम लोग इसको देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके स्ट्रक्चर यानी रिंग स्ट्रक्चर पर देखेंगे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में क्या अंतर होता है। धन्यवाद।